हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं और ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगा तो स्टार्ट करते हैं सेशन को ना। गुड मॉर्निंग जी रेनू बालाजी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आज हम पढ़ने वाले इंडियन रिवर्स, भारतीय नदियां, ठीक है ना। भारत में जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके बारे में, उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, सहायक नदियों वगैरह के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, ताप्ती है, महानदी है, ठीक है। इन सब के बारे में बात करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का अगर मैं बात करूं उद्गम स्थान की, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है कहां से? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम अगर पूछा जाए आपसे कि किस स्थान पर होता है, तो आप कहेंगे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, ठीक है ना, जो कि मानसरोवर झील के निकट, ठीक है ना, कैलाश रेंज में तिब्बत में स्थित है, ठीक है। तो मानसरोवर झील के पास कैलाश रेंज, कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित है तिब्बत में, ठीक है। तो तिब्बत से इस नदी का उद्गम होता है, कैलाश रेंज से, मानसरोवर झील के पास से, चेमा युंगडिंग ग्लेशियर से ये नदी निकलती है, ठीक है ना। और डिस्चार्ज होती है, गिरती है जाकर के कहां पर? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। तो बंगाल की खाड़ी में ये नदी अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में नदी अपना डेल्टा बनाती है। और याद रखिएगा, ये नामचा बरवा स्थान है, ये नामचा बरवा, ठीक है ना, जहां जिस स्थान पे भारत में एंटर करती है। और वहां पर एक बड़ा ही जबरदस्त यू टर्न लेती है नदी, जैसा कि इस फोटो में दिखाया भी गया है, ठीक है। ठीक है, बड़ा ही जबरदस्त यू टर्न लेती है नदी, ठीक है, नामचा बरवा में। अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरवा, जो है ना, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बॉर्डर पर स्थित है ये विलेज, ठीक है ना। और याद रखिएगा, ये नदी तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर के बहती है, ठीक है ना। तिब्बत, तिब्बत को आप चाइना भी बोल सकते हैं, क्योंकि तिब्बत का राजनीतिक तंत्र चाइना के पास ही है। तो तिब्बत या चाइना, इंडिया और बांग्लादेश से होकर के नदी बहती है, ठीक है ना। इसकी कुल लंबाई अगर पूछा जाए तो 2880 किलोमीटर लंबी ये नदी है, 2880 किलोमीटर लंबी। किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें से 1625 किलोमीटर ये तिब्बत में बहती है और भारत में 916 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है, ठीक है ना। तो तिब्बत में ये नदी, तिब्बती क्षेत्र में नदी 1625 किलोमीटर और भारत में 916, 916 किलोमीटर ये नदी बहती है, और बचेगी जो वो बांग्लादेश में बहेगी, ठीक है ना। अब अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम से जाना, जैसे कि तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। सांगपो का मतलब होता है प्योरीफायर, ठीक है ना, शुद्धिकरण करने वाला। तो तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। चाइना में इसे यारलुंग सांगबो जियांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है और चाइना में यारलुंग सांगबो जियांग। अरुणाचल प्रदेश में इसे भारत में एंटर करने के बाद इसे दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग या सियांग कहा जाता है, ठीक है, दिहांग या सियांग। और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। बांग्लादेश में से जमुना कहा जाता है, जमुना। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, ठीक है। और बांग्लादेश में याद रखिएगा, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र का पानी मिलता है तो उसको कंबाइंड पानी को पद्मा रिवर कहा जाता है, ठीक है ना। तो बांग्लादेश में जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं तो उस पानी को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है, ठीक है ना। दोनों के मिलने से कौन सी नदी बनती है? पद्मा नदी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो भाई पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र को पूछा जाए तो जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और दोनों के कंबाइंड पानी को भी पद्मा कहा जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। उसके बाद बांग्लादेश में मेघना नदी जो है ना, वो पद्मा में आकर के मिलती है। पद्मा यानी कि ब्रह्मपुत्र और गंगा कंबाइंड, पद्मा। तो पद्मा बनने के बाद याद रखिएगा,
कि मेघना नदी आकर के मिलती है, ठीक है ना, और इसका नाम क्या हो जाता है, फिर मेघना हो जाता है, ठीक है ना, इसी नदी का नाम, ठीक है। मतलब पद्मा क्या थी, ब्रह्मपुत्र और गंगा, और पद्मा में आके मिली मेघना, और अब अंत में इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है। तो कई सारे नाम है इसके, ठीक है ना। लास्ट नाम क्या होता है इसका, मेघना, इस नदी का अंतिम नाम, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। अब इसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। राइट बैंक से मिलने वाली सहायक नदियों की बात करेंगे, और लेफ्ट बैंक से मिलने वाली भी। तो लेफ्ट बैंक की लिखिए पहले, ठीक है ना। तो बाई ओर से मिलने वाली नदियां, और एक राइट साइड से, राइट हैंड से, ठीक है ना, राइट बैंक से। तो बाई से लिखिए सबसे पहले लेफ्ट बैंक से। लेफ्ट बैंक में लिखिए सियांग, ठीक है, सियांग रिवर, दिबांग रिवर, फिर आएगी लोहित रिवर, सियांग, दिबांग, लोहित, फिर है बुरही दिहिंग नदी, बुरही दिहिंग नदी, फिर है धनसिरी, और लास्ट है कोपिली। धनसिरी के बाद है कोपिली, ठीक है। अब राइट बैंक की तरफ से मिलने वाली नदियां लिखिए, राइट बैंक से मिलने वाली, सुबनसिरी, कामेंग, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, रैदक, जलढाका, और तीस्ता, और तीस्ता रिवर, ठीक है। तो ये थी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां, ठीक है, सारी की सारी इस मैप में दिखाई गई है। असम में याद रखिएगा माजुली, जो कि एक विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा नदी में स्थित द्वीप है माजुली। किस राज्य में है, तो असम में है। और याद रखिएगा ये भारत का पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, द्वीप जिला बन चुका है, भारत का पहला द्वीप जिला, ठीक है ना। इट हैज बिकम फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो ये भारत का प्रथम द्वीप जिला बन चुका है, ठीक है ना, द्वीप जिला बन चुका है भारत का पहला। अब बात करेंगे इंडस रिवर सिस्टम की, ठीक है ना, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। तो ये नदी याद रखिएगा बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू हिमनद से। बोखरचू ग्लेशियर से नदी याद रखिएगा निकलती है, तिब्बत से ही, कैलाश पर्वत श्रेणी से ही, मानसरोवर झील के पास से ही, ठीक है ना। तो ये भी ब्रह्मपुत्र की नदी की तरह कैलाश पर्वत श्रेणी से और मानसरोवर झील के निकट से निकलती है दोनों नदियां, ठीक है ना। बस फर्क इतना है कि एक पश्चिम की तरफ बहती है, एक पूर्व की तरफ बहती है, ठीक है ना। और भारत में ये नदी प्रवेश करती है, याद रखिएगा, लद्दाख में, ठीक है ना। पहले जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती थी, लेकिन अब किस में प्रवेश करती है, लद्दाख में प्रवेश करती है भारत, ठीक है ना। और पाकिस्तान, भारत के बाद फिर पाकिस्तान से बहती हुई अरब सागर में गिरती है, ठीक है ना। तो भारत से बहती हुई पाकिस्तान, और फिर अरब सागर में फाइनली ये गिर जाती है, ठीक है ना। और भारत में 709 किलोमीटर बहती है, ठीक है ना, 709 किलोमीटर सिंधु नदी भारत में 709 किलोमीटर बहती है, याद रखिएगा, 709 किलोमीटर। अब राइट बैंक से इससे मिलने वाली नदियां, ठीक है ना, दाई ओर से मिलने वाली नदियां इसमें, राइट बैंक से, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज लिखिए इसकी, ठीक है ना, राइट बैंक से। तो दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदियां तो लिखिए, श्योक नदी, श्योक, गिलगित, नेक्स्ट है गिलगित, फिर है हुंजा, श्योक, गिलगित, हुंजा, स्वात, फिर है कुन्नर, कुर्रम, कुन्नर कौमा, कुर्रम कौमा, गोमल, और केबुल नदी, ठीक है। तो राइट बैंक से मिलने वाली सारी सहायक नदियां हैं इसकी।
श्योक, गिलगित, हुंजा, स्वात, कुन्नर, कुर्रम, गोमल और काबुल। ठीक है ना, काबुल नदी। अब लेफ्ट बैंक से बाईं ओर से मिलने वाली नदी है इसमें, बाईं ओर से लिखिए, जास्कर, सुरू, सोन, झेलम। झेलम से जो नदियां हैं वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और लास्ट में लिखिए पंचनद, पंजनद रिवर। ठीक है, तो सारी इसकी क्या है, लेफ्ट बैंक की तरफ से सहायक नदियां। ठीक है, तो क्या कहा गया, जस्ट अब मीठन कोट। तो पाकिस्तान में एक स्थान है मीठन कोट, जहां पर इंडस जो है पंचनद रिवर से मिलती है। पंचनद, पंजनद क्या है, पंजनद। तो पंजनद 5 ईस्टर्न रिवर्स होती हैं, जिसमें झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है। ठीक है ना, इनको पंचनद कहा जाता है। ठीक है, इन पांचों नदियों को पंचनद। तो पांचों नदियां आकर के इसमें मिलती हैं कहां पर, मीठन कोट के पास। ठीक है ना, पास्टन ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी सारी की सारी। ठीक है, अच्छा, मॉडर्न नाम और ऋग्वेदिक नाम आपको पता ही होने चाहिए। जैसे इंडस नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है, सिंधु। झेलम का क्या है, वितस्ता। ठीक है, चिनाब का क्या है, अशिकनी। ब्यास का क्या है, विपाशा। रावी का क्या है, परुष्णी। और सतलुज का क्या है, सुतुद्री। ठीक है, अब याद रखिएगा। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिन पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सबसे पहले लिखिए चिनाब। ठीक है ना, चिनाब नदी। तो सिंधु नदी की सहायक नदी है चिनाब। कई बार सहायक नदियों पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। चिनाब, तो ये नदी का उद्गम होता है बारालाचा दर्रे, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है ना, तो चिनाब नदी का उद्गम होता है बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, और इसे हिमाचल में चंद्राभागा के नाम से भी जाना जाता है इस नदी को। ठीक है, तो इस नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्राभागा के नाम से जाना जाता है, चंद्राभागा। तो इस नदी का उद्गम बारालाचा दर्रे, हिमाचल प्रदेश से होता है, और इस नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्राभागा कहा जाता है। ठीक है ना, और याद रखिएगा सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, चिनाब। तो सिंधु नदी की, इंडस रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। और इस पे याद रखिएगा 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, दलहस्ती, बगलिहार और सलाल। दलहस्ती, बगलिहार और सलाल, 3 जल विद्युत परियोजनाएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है ना, चिनाब नदी, दलहस्ती, बगलिहार और सलाल। सलाल ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ठीक है, जो कि चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है झेलम। इसका उद्गम कश्मीर के वैरीनाग झरने से होता है। ठीक है ना, इसका उद्गम कश्मीर के वैरीनाग झरने से, वैरीनाग स्प्रिंग से। और झेलम याद रखेगा चिनाब की सहायक नदी है ये। ठीक है ना, चिनाब की सहायक नदी है झेलम। झेलम चिनाब की सहायक है, और इस पर तुलबुल बांध बना, तुलबुल बांध झेलम नदी पर। ये चिनाब की सहायक नदी है, और इस पर तुलबुल बांध बना। ठीक है ना, ठीक है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट है रावी रिवर। रावी, ये रोहतांग दर्रे के पास से, कुल्लू की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है ना, रोहतांग दर्रे के पास से। तो रावी नदी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से, कुल्लू हिल से निकलती है ये। और ये भी चिनाब की सहायक नदी है, रावी भी चिनाब की।
और ये जो 5 नदियां है ना, इन सब में सबसे छोटी नदी है रावी, ठीक है ना, पांचों में सबसे छोटी नदी है, ठीक है ना। इसमें झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी और सतलुज है, ठीक है ना, पांचों में सबसे छोटी नदी है रावी। नेक्स्ट है ब्यास रिवर। ब्यास रिवर ये भी रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है नदी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और ये सतलुज की सहायक, सतलुज की सहायक नदी है। और ये इन 5 नदियों में इकलौती ऐसी नदी है, मतलब सिंधु की सहायक नदियों में भारत से निकलने वाली इकलौती ऐसी नदी है जो प्योरली जो है ना क्या करती है, भारत में ही बहती है, ठीक है ना। सतलुज में मिलने के बाद ये सतलुज के साथ आगे चली जाती है, लेकिन ये प्योरली इंडिया में ही बहती है जितनी बहती है, ठीक है ना। क्योंकि चिनाब के साथ जो झेलम मिलती है वो पाकिस्तान में मिलती है, ठीक है ना। रावी जो चिनाब के साथ मिलती है वो भी पाकिस्तान में मिलती है, ठीक है ना। और उसके बाद चिनाब जो सतलुज मिलती है ये भी सीधा पाकिस्तान में मिलती है दोनों की, लेकिन ये भारत में बहती है और भारत में ये सतलुज के साथ मिल जाती है। तो ये पांचों में इकलौती ऐसी नदी है जो कि इंडिया में एंटर करती है, ठीक है ना, इंडिया में ही बहती है। और ये पंजाब के हरीके में सतलुज से मिलती है, पंजाब के हरीके, हरीके स्थान पर ये सतलुज से मिलती है। और हरीके बांध पे ही आपको पता ही है कि क्या बनाया गया है, सबसे बड़ी यहाँ से नहर भी निकाल ली गई, इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे नदी, जिसे पश्चिमी राजस्थान को पानी दिया जाता है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान सूखा पड़ा। भारतीय समांतर अरावली के कारण जो है ना, भारतीय समांतर के समांतर है वो, भारतीय जलवायु के, ठीक है ना, अरावली पर्वत भारतीय जलवायु के समांतर है, इसलिए राजस्थान पश्चिमी एरिया से सूखा पड़ जाता है, जिसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान को इरिगेशन वगैरह हो सके, वहां पे पानी मिल सके, तो इंदिरा गांधी कैनाल हरीके से निकाली जाती है, दोनों को मिला करके, ठीक है ना। और इस पर एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट पोंग डैम बना हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है ना, ब्यास नदी पर पोंग डैम। पोंग बांध अगर पूछा जाए आपसे कहाँ बना हुआ है तो ब्यास नदी पर पोंग बांध। नेक्स्ट है सतलुज रिवर। सतलुज रिवर, तो सतलुज नदी राकस ताल से निकलती है, ठीक है ना, सतलुज नदी राकस ताल से निकलती है, याद रखिएगा, ठीक है, तिब्बत से ही मानसरोवर झील के पास से, ठीक है ना, राकस ताल से इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है ना, राकस ताल से। और ये हिमाचल प्रदेश में, भारत में एंटर करती है, हिमाचल में शिपकिला दर्रे से, भारत में हिमाचल प्रदेश में एंटर होती है सतलुज शिपकिला दर्रे से, ठीक है। सतलुज याद रखिएगा, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास, चारों नदियों से पानी कलेक्ट करती है और लास्ट में मीठन कोस्ट में पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। तो रावी, चिनाब, झेलम और ब्यास, चार नदियों का जल प्राप्त करती है नदी, और लास्ट में मीठन कोट पाकिस्तान में इससे मिल जाती है, सिंधु नदी से। इन्हीं को पंचनद रिवर कहा जाता है, ठीक है ना। पहले इन चारों से मिलती है और उसके बाद ये किससे मिल जाती है, मीठन कोट में सिंधु नदी पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे इस जगह पे, ठीक है। अब सतलुज नदी पे कुछ फेमस प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, ठीक है ना, फेमस प्रोजेक्ट्स, तो लिखिए जरा, नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट है, भाखड़ा नंगल डैम है, और गोविंद सागर रिजर्वायर, ठीक है ना। नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट, भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है ना। और भाखड़ा नंगल डैम के पीछे आपको पता ही है गोविंद सागर रिजर्वायर है, ठीक है ना, विद गोविंद सागर रिजर्वायर। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में हुई थी, ठीक है ना, ये वैसे मैंने आपको लिखवा रखा है बड़े अच्छे से,
इसमें कहा गया जो 3 पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां रावी, ब्यास और सतलुज, इसमें तो भारत का कंट्रोल रहेगा, ठीक है ना। और जो 3 पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं सिंधु, चिनाब और झेलम, इन तीनों पे किसका, पाकिस्तान का कंट्रोल रहेगा, ठीक है, जैसे कि ये तो लिखवा ही रखा है। इस ट्रीटी में भारत को 20% पानी मिलेगा इंडस नदी की, साथ की नदियों का, और बचा पाकिस्तान को मिलेगा 80%, ठीक है ना। इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी अगर साइंड पूछा जाए किसके बीच में हुए थे, तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान थे, ठीक है ना। तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किए थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान ने किए थे इस समझौते पर साइन, सिंधु नदी जल समझौते पर सिग्नेचर, ठीक है ना। पाकिस्तानी राष्ट्रपति कौन थे, आयूब खान। इस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम्म। अब नेक्स्ट आ जाइए गंगा रिवर सिस्टम पर, गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी के अगर उद्गम की बात करें तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख स्थान के पास से गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है। तो गंगा नदी जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख स्थान से, गौमुख स्थान से गंगोत्री ग्लेशियर है और उसमें भागीरथी के नाम से निकलती है, ठीक है ना। भागीरथी, तो गौमुख ग्लेशियर से गोमुख में जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी नदी, ठीक है ना। 7010 मीटर की ऊंचाई से, ठीक है ना। कितनी ऊंचाई से, 7010 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, ठीक। अलकनंदा नदी भागीरथी से मिलती है देवप्रयाग में, उत्तराखंड में, ठीक है ना, देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से ही इस नदी का नाम पड़ता है गंगा, ठीक है। तो देवप्रयाग में अलकनंदा नदी भागीरथी में आकर के मिलती है और इसी स्थान से इसका नाम पड़ता है देवप्रयाग में ही क्या, गंगा, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है भारत। अब आपको पंच प्रयाग का पता होना चाहिए एक तो, ठीक है ना, पंच प्रयाग का। तो सबसे पहले है उत्तर से लेकर दक्षिण तक विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा नदियां मिलती हैं। फिर आता है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती हैं। फिर है कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती हैं, ठीक है। फिर आता है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। और लास्ट है देवप्रयाग जिसमें अलकनंदा और भागीरथी आके ज्वाइन करती हैं, ठीक है। तो ये भारत और बांग्लादेश में बहती है और फाइनली कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में याद रखिएगा सागर द्वीप के पास ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, सागर द्वीप के पास, ठीक है ना। तो भारत और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है सागर द्वीप के पास, ठीक है ना, सागर, सागर आइलैंड के पास। और भारत के कई सारे राज्यों से होकर के बहती है गंगा, जैसे कि आपको पता है सबसे पहले तो उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। उत्तराखंड के बाद ये प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में, ठीक है। तो जब ये भारतीय बॉर्डर को क्रॉस करके बांग्लादेश में एंटर करती है, ठीक है ना, जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है, ठीक है ना, तो ये किसके साथ मिलती है, ब्रह्मपुत्र के साथ, ठीक है ना। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो जब ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसे कहा जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विश्व का सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती है जिसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा।
अब गंगा की कुछ प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसकी, तो बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां इसकी। तो लिखिए जरा सबसे पहले रामगंगा, सबसे पहला नाम लिखिए रामगंगा। याद रखिएगा कि ये कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर के गुजरती, ठीक है ना, रामगंगा नदी कॉर्बेट। हाँ बिल्कुल, रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है ना। और हाँ, आप ये भी जानते हैं कि इस समय जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क हो चुका है, ठीक है ना। और जिम कॉर्बेट, ठीक है, इसका पुराना हेले नेशनल पार्क था, सबसे पहला नाम इसका हेले नेशनल पार्क था। और काफी समय से जो है जिम कॉर्बेट था, लेकिन अब इसका रामगंगा नेशनल पार्क कर चुके हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गोमती नदी, गोमती भी इसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी। गोमती, गोमती के किनारे याद रखिएगा लखनऊ, लखीमपुर खेरी और जौनपुर स्थित है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ, लखीमपुर खीरी और जौनपुर, ये तीन शहर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है गोमती के किनारे, ठीक है ना। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे है घाघरा रिवर, ठीक है ना, घाघरा नदी। अब घाघरा नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है सरयू, ठीक है ना, सरयू नदी घाघरा की सहायक नदी है, और उसके किनारे अयोध्या स्थित है, याद रखिएगा। उसके किनारे अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो सरयू किसकी सहायक नदी है, घाघरा। और घाघरा किसकी है, गंगा की, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से, ठीक है। सरयू भी पूछा जा सकता है किसकी सहायक नदी है, घाघरा की, और घाघरा तो गंगा की ही है। नेक्स्ट आती है गंडक, गंडक रिवर। फिर है कोसी, कोसी को बिहार का शौक कहा जाता है। नेक्स्ट है कोसी, कोसी को बिहार का शौक कहा जाता है। हाँ जी बिल्कुल, कोसी अगली है, कोसी, कोसी को बिहार का शौक कहा जाता है। फिर छठे नंबर पे लिखिए महानंदा, महानंदा। अब है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, दाई ओर से मिलने वाली सहायक नदी, ये थी लेफ्ट बैंक से, ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। यमुना, सबसे पहले लिखिए यमुना, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की कुछ सहायक नदियों के नाम लिखिए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस। चंबल, सिंध, बेतवा, केन और टोंस। चंबल, सिंध, बेतवा, केन और टोंस।
अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, अभी आ रही है ना आवाज? जल्दी से बताइए। वॉइस गलती से म्यूट हो गई होगी, ठीक है। चलिए अभी आ रही है ना आवाज? तो दोबारा से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो फरक्का बैराज जो है सबसे ईस्टर्न पॉइंट ऑफ गंगा है इंडिया में, ठीक है ना। तो भारत में सबसे पूर्वी बिंदु है वेस्ट बंगाल में फरक्का बैराज। अब फरक्का में ये कई सारे भागों में डिवाइड होती है, ठीक है ना, फरक्का बैराज में। एक तो ट्रिब्यूटरीज होती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है। ट्रिब्यूटरीज का मतलब एक नदी सीधी जा रही है, एक नदी मान लीजिए ऐसे सीधी जा रही है, इसमें यहाँ से मिल गई नदी, यहाँ से मिल गई, यहाँ से मिल गई, तो ये क्या होती है? ट्रिब्यूटरीज। और यही नदी आगे जाके मान लो दो तीन भागों में बट गई, तो इसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज, वितरिकाएं। तो इसकी पहली वितरिका का नाम लिखिए भागीरथी हुगली, वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। भागीरथी हुगली, वेस्ट बंगाल में ही है ये, भागीरथी हुगली, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी की तरफ। ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। अब एक पॉइंट लिखिए कि दामोदर नदी हुगली नदी में मिलती है, जो कि क्या है? वितरिका है किसकी? गंगा की, ठीक है ना। तो दामोदर नदी हुगली नदी में मिलती है, याद रखिएगा। हुगली क्या है? वितरिका है किसकी? गंगा की। तो दामोदर नदी हुगली नदी में मिलती है। और दामोदर नदी को आपको पता होना चाहिए बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दामोदर नदी इज नोन एज सोरो ऑफ बंगाल, तो इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। साथ ही साथ दामोदर नदी को याद रखिएगा द रोर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, द रोर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो दामोदर नदी को रोर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, द रोर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब गंगा के किनारे प्रमुख शहर जो बसे हुए हैं भारत में उसकी बात करते हैं, तो हरिद्वार है, कानपुर है, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, जिसे बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है, वाराणसी जिसे बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार की राजधानी पटना, जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था, और ऋषिकेश, ठीक है। ये सब प्रमुख शहर हैं जो कि गंगा के किनारे स्थित हैं। अगली नदी है गोदावरी नदी, गोदावरी रिवर। ये त्रिंबकेश्वर से निकलती है नासिक के पास से महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो नासिक शहर है महाराष्ट्र का, तो नासिक के पास से त्रिंबकेश्वर से निकलती है नदी, इसका उद्गम स्थान है त्रिंबकेश्वर। और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाकर के। त्रिंबकेश्वर से निकलती है नासिक के पास से और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। और गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा। तो इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से। और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है, तीन राज्यों से, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब लेफ्ट बैंक की इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे, ठीक है ना। लेफ्ट बैंक की, तो दाई ओर से बाई सॉरी बाई ओर से मुड़ने मिलने वाली नदियां, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो लिखिए धारना, धारना, पेणगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, पेंच, कान्हा, सबरी और इंद्रावती, सबरी और इंद्रावती, ठीक है।
तो धारना, पेणगंगा, वेणगंगा, वर्धा, प्राणहिता, पेंच, कान्हा, सबरी और इंद्रावती। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज लिखिए, राइट और से मिलने वाली नदियां, दाई और से। प्रावरा लिखिए, प्रावरा, मूला, मंजरा, मूला, मंजरा, पेडावागु, मानेर, पेडावागु, मानेर। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा, कुंभ का जो मेला है वो गोदावरी नदी के तट पर ही लगता है, नासिक में। ठीक है ना, कुंभ मेला, कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर ही लगता है, नासिक में। ठीक है, कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर ही लगता है, कहाँ पे, नासिक में। कुंभ मेला इसके अलावा भारत में 3 स्थानों पर और भी लगता है, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज में। ठीक है ना, कुंभ का मेला याद रखिएगा उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज में भी लगता है, नासिक के अलावा। ठीक है ना, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज में, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज में। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो गोदावरी नदी पर बने हुए हैं। ठीक है, तो लिखिए पोलवरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, पोलवरम, पोलावरम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश में, पोलावरम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है श्री राम सागर परियोजना तेलंगाना में, श्री राम सागर परियोजना तेलंगाना में, परियोजना तेलंगाना में। निजाम सागर हैदराबाद तेलंगाना में, निजाम सागर हैदराबाद तेलंगाना में। फिर है कामेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट सिंचाई परियोजना, ये है तेलंगाना में। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ये है तेलंगाना में। अब एक क्वेश्चन है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा नदी। ठीक है ना, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर। इसकी लंबाई 1300 किलोमीटर है, महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है महाराष्ट्र में, लंबाई है 1300 किलोमीटर। ये 4 राज्यों से होकर के बहती है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तो 4 स्टेटों से होकर के बहती है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है आंध्र प्रदेश में फाइनली। ठीक है ना जी, और ये फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिरती है आंध्र प्रदेश से। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में बहती है अंत में, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां लिखिए, तो पहले बात करिए लेफ्ट बैंक से, लेफ्ट बैंक की तरफ से। भीमा रिवर, मूसी रिवर, भीमा, मूसी, मुन्नेरू और पलेरू, भीमा, मूसी, मुन्नेरू और पलेरू। ठीक है, फिर राइट बैंक से लिखिए, राइट बैंक से मिलने वाली नदियां दाईं ओर से। यह है घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा और कोयना।
घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा और कोयना नदी। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है भीमा रिवर, जो कि 861 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ठीक है ना। तो सबसे लंबी इसकी सहायक नदी है भीमा रिवर, जो कि 861 किलोमीटर लंबी है, 861 किलोमीटर। कृष्णा नदी पर कुछ महत्वपूर्ण बांध है, उनके बारे में लिखिए। बांध, प्रमुख बांध। नागार्जुन सागर बांध, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर। फिर है श्री सेलम बांध, श्री साइलम बांध, श्री साइलम बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर, ये भी ठीक है ना। नागार्जुन सागर और श्री सेलम, ये दोनों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर। फिर है अलमत्ती डैम, अलमत्ती बांध, ये तो कर्नाटका में है। अलमत्ती बांध कर्नाटका में। फिर है तुंगभद्रा बांध कर्नाटका में, तुंगभद्रा बांध कर्नाटका में। तो अलमत्ती और तुंगभद्रा बांध दोनों कर्नाटका में। अब कृष्णा नदी के किनारे कुछ इंपॉर्टेंट शहरों की बात करते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट शहर, तो विजयवाड़ा। तो कृष्णा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है कृष्णा नदी के किनारे, कौन सा? विजयवाड़ा, विजयवाड़ा, ठीक है ना। दूसरा है अमरावती, तो विजयवाड़ा और दूसरा है अमरावती। इसके अलावा हम्पी, कुरनूल, हम्पी और कुरनूल ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हम्पी और कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। और तुंगभद्रा नदी आप जानते हैं इसकी सहायक नदी है, ठीक है ना। तो हम्पी और कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे, और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी? कृष्णा नदी, ठीक है। टाइगर रिजर्व्स की अब मैं जरा बात करता हूँ। टाइगर रिजर्व, कुछ बाघ अभ्यारण्य की। तो नागार्जुन सागर और श्रीसेलम टाइगर रिजर्व, तो नागार्जुन सागर और श्रीसेलम टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ठीक है ना। तो ये बांध भी है और ये टाइगर रिजर्व्स भी हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। नागार्जुन सागर, श्रीसेलम टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। श्रीसेलम बाघ अभ्यारण्य हिंदी में लिख सकते हैं आप। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ठीक है ना। और ये बांध भी कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। अब बात करेंगे कावेरी नदी की। नेक्स्ट हेडिंग डालिए कावेरी नदी। कावेरी नदी, कावेरी। तो ताल कावेरी स्थित है, याद रखिएगा, वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है ना। ताल कावेरी पश्चिमी घाट में स्थित है, और वहीं से इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है ना। ताल कावेरी, जो कि ब्रह्मगिरी पर्वत पे स्थित है, याद रखिएगा। कई बार ब्रह्मगिरी पर्वत भी आ जाता है उद्गम स्थान में ना, कावेरी नदी का। तो ब्रह्मगिरी पर्वत पे स्थित है ताल कावेरी। तो ताल कावेरी इज लोकेटेड इन ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है ताल कावेरी, ठीक है ना। कोडागु डिस्ट्रिक्ट में है ये, कर्नाटका के, ठीक है ना। कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में, और वहीं से नदी निकलती है, ठीक है ना। वहीं से इस नदी का निकलना होता है, ठीक है ना। और कावेरी को पूनी के नाम से भी जाना जाता है, पूनी, ऑल्सो रेफर्ड एज पूनी। पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, मैपिंग तो मैंने इनकी कराई रखी है आपको। कुल लंबाई है इसकी 765 किलोमीटर, ठीक है ना। 765 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और ये भी 4 राज्यों से होकर के गुजरती है। 4 राज्यों से, कौन कौन से? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और पौंडीचेरी। पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पौंडीचेरी, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये नदी भी, ठीक है। बंगाल की। अब कावेरी नदी की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इसकी सहायक नदियों की,
देखिए लेफ्ट बैंक और राइट बैंक से चार चार नदियां आकर के इसमें मिलती हैं, चार पांच नदियां, ठीक है ना। तो लेफ्ट बैंक से कौन कौन सी है? हरांगी, हेमावती, लेफ्ट बैंक की बात कर रहे हैं, हरांगी, हेमावती, शिमशा और अर्कावती। हरांगी, हेमावती, शिमशा और अर्कावती। हरांगी, हेमावती, शिमशा और हरकावती, ठीक है ना। नेक्स्ट है राइट बैंक से, राइट बैंक से मिलने वाली नदियां। राइट बैंक से तो लिखिए लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, फिर है काबिनी, काबिनी, फिर है सुवर्णवती, भवानी, फिर है अमरावती और लास्ट है नोइल। अमरावती और लास्ट है नोइल, ठीक है। तो राइट बैंक से मिलने वाली नदियां हैं इसमें, 6 नदियां राइट बैंक से और 4 नदियां लेफ्ट बैंक से। अब बांध लिखिए, इस पे बांध कौन कौन से हैं। तो कृष्ण राजा सागर बांध कावेरी नदी पर, कर्नाटका में। कृष्ण राजा सागर बांध, कृष्ण राजा सागर बांध कर्नाटका में स्थित है इस नदी पर। अगला बांध है कोलनई, या फिर इसी को ग्रैंड एनीकट भी बोलते हैं, ठीक है ना। कोलिनई, कल्लनई बांध या फिर ग्रैंड एनीकट, ठीक है ना। कल्लनई बांध या फिर ग्रैंड एनीकट के नाम से जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नदी सारे सारे बांध कावेरी नदी पर है, ठीक है ना, तमिलनाडु में स्थित है। अगला है मेत्तूर बांध, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। मेत्तूर बहुत बार पूछा गया एग्जामिनेशन में, मेत्तूर बांध, ठीक है, तमिलनाडु में। अगला है हरंगी बांध, कर्नाटका में। हरंगी और काबिनी बांध लिखिए, कर्नाटका में स्थित है। हरंगी और काबिनी बांध कर्नाटका में। और लास्ट है अमरावती बांध, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अमरावती बांध तमिलनाडु में। अब कावेरी नदी पे एक झरना स्थित है, लिखिए, जिसका नाम है शिव समुद्रम वाटरफॉल। कावेरी नदी पर एक झरना स्थित है, शिव समुद्रम वाटरफॉल। शिव समुद्रम किस राज्य में? कर्नाटका में है शिव समुद्रम, ठीक है ना, कर्नाटका में स्थित है ये। अब लिखिए नेशनल पार्क्स ऑन कावेरी। अब राष्ट्रीय पार्क्स की बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखिए द कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य, कर्नाटका में स्थित है। द कावेरी, कावेरी के नाम पर जो चल रहे हैं, ठीक है ना। द कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, कर्नाटका में स्थित है। अगला है मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में स्थित है। मधुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में स्थित है। अब हेडिंग डालिए नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक चोटी से निकलती है। मध्य प्रदेश की अमरकंटक पर्वत से या चोटी से निकलती है नदी। मध्य प्रदेश की अमरकंटक हिल से इसका उद्गम होता है। और ये नदी अरब सागर में गिरती है भरूच डिस्ट्रिक्ट से, गुजरात के भरूच जिले से। तो मध्य प्रदेश के बाद ये गुजरात में जाती है और गुजरात के भरूच डिस्ट्रिक्ट से ये गिर जाती है अरब सागर में, ठीक है। अब इसकी सहायक नदियां लिखिए, सहायक नदियां। कोलार रिवर, कोलार नदी, कोलार, शक्कर, दूधी, तवा और हिरन नदी। और हिरन नदी इसकी सहायक नदी है।
तो नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, याद रखिएगा। ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर नदी बहती है। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती और माही पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। ठीक है, और नदियां दिशाओं के, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर के बहती है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जल विद्युत परियोजनाएं लिखो इसके ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजना, माहेश्वर बांध, महेश्वर बांध, कौमा सरदार सरोवर बांध और इंदिरा सागर बांध। सरदार सरोवर और इंदिरा गांधी सागर बांध, और इंदिरा गांधी सागर बांध। महेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध और इंदिरा गांधी सागर बांध नर्मदा पर स्थित है। ठीक है, अगली लिखिए ताप्ती रिवर, ताप्ती नदी, ताप्ती या तापी नदी। तो मध्य प्रदेश के सतपुरा पर्वत से निकलती है। मध्य प्रदेश में सतपुरा पर्वत से निकलती है। मध्य प्रदेश में सतपुरा पर्वत से निकलती है, तो अरब सागर की कैम्बे की खाड़ी में गिरती है जाके। अरब सागर में कैम्बे की खाड़ी में, याद रखिएगा। अरब सागर में कैम्बे की खाड़ी में ये नदी जाकर के गिरती है यहाँ। इसकी सहायक, कैम्बे की खाड़ी, इसकी सहायक नदियां लिखिए। वाघूर नदी, वाघुर, फिर है अनेर, फिर है गिरनार, फिर है पूर्णम, कौमा पंजारा और बोरी, और बोरी नदी। ठीक है, तो ये सब इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए महानदी। महानदी, ये छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से, और दो राज्यों में बहती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। ठीक है ना, महानदी छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है, हाईलैंड से, उच्च भूमि से निकलती है, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर के बहती है। 900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, 900 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इसकी सहायक नदियां लिखिए। मांद, सियोनाथ, मांद कौमा सियोनाथ, कौमा इब, कौमा हासदियो, कौमा जोंक, कौमा तेल, एंड ओंग। और आपको पता होना चाहिए कि इस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। ठीक है ना, जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है ना, उड़ीसा में महानदी पर स्थित है विश्व का सबसे लंबा बांध, हीराकुंड बांध। अब कुछ इंपॉर्टेंट शहर लिखिए जो कि महानदी के किनारे स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट शहर, तो रायपुर, कटक, संबलपुर, और एक क्वेश्चन और लिखिए लास्ट में कि जो पैरादीप बंदरगाह है वो महानदी के डेल्टा पर स्थित है। तो पैरादीप बंदरगाह जो है वो महानदी के डेल्टा पर स्थित है। पैरादीप बंदर महानदी के डेल्टा पर स्थित। ठीक है, ये कुछ नदियों की लेंथ है, आप लोग देख सकते हैं टोटल लेंथ। ठीक, चलिए बस आज के टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।